नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। सूबे में चुनाव आ चुका है। हाँ, उत्तर प्रदेश में चुनाव अब नजदीक है, जिसको लेकर पार्टियां अपनी कमर कस चुकी हैं। इसी क्रम में अब गृह मंत्री अमित शाह भी यूपी के दौरे पर चल रहे हैं और चुनावी रण में कूद भी चुके हैं। बीजेपी के लिए जंग 2017 को फिर से दोहराने की है, तो अमित शाह आज रामनगरी अयोध्या के दौरे पर रहे। अयोध्या पहुंचने पर अमित शाह ने सबसे पहले हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन किए। अमित शाह ने प्रभु श्री राम की विधि विधान से पूजा अर्चना की। इसके बाद गृह मंत्री ने राम मंदिर निर्माण स्थल का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ट्रस्ट के पदाधिकारियों से मुलाकात कर निर्माण कार्य की जानकारी ली। अमित शाह ने मंदिर के साधु महात्माओं से भेंट कर उनका सम्मान किया और उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त किया। तो वहीं अयोध्या में रामलला के दर्शन के बाद अमित शाह ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने अखिलेश और मायावती को बिना नाम लेते हुए कहा कि बुआ बबुआ ने कभी आस्था का सम्मान नहीं किया, लेकिन बीजेपी अयोध्या को प्राचीन गौरव वापस दिला रही है। हमारे योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छे तरीके से पुनर्निर्मित कर रहे हैं। मित्रों, इस सपा बसपा के शासन में, ये बुआ बबुआ के शासन में हमारे आस्था के प्रतीकों का सम्मान नहीं होता था। आज नरेंद्र मोदी जी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी हर एक आस्था स्थान को गौरव प्रदान करने का काम कर रहे हैं। मित्रों, ये हम सब के लिए आनंद का विषय है। मुझे बताइए, ये सपा बसपा बुआ बबुआ यूपी को आगे ले जा सकते हैं क्या? जोर से बोलो, ले जा सकते हैं क्या? उनके राज में तो ठेले भर भर कर कैश के नोटों की गड्डियां मिल रही है, गड्डियां मिल रही है। ये समाजवादी इत्र की दुर्गंध पूरे यूपी में फैल चुकी है। आज जब रेड़े डल रही है, उनके पेट में उबाल हो रहा है, उबाल हो रहा है। मित्रों, आपको तकलीफ है? भाई अखिलेश, आपको क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है? मित्रों, ये बुआ बबुआ, ये कांग्रेस पार्टी कभी यूपी का विकास नहीं कर सकती। मित्रों, पहले जब सपा का राज्य था, यहां पूरे उत्तर प्रदेश में गुंडों का, माफिया का बोलबाला था। हमारे लोग पलायन करा दिए जाते थे। आज योगी जी की सरकार आई है, पलायन करने वाले पलायन कर रहे हैं। मित्रों, भाग रहे हैं। 3 बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पर कृपा करी है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी पर कृपा करी। 14 में करी, 17 में करी, 19 में करी। अब मुझे बताइए, कल से 22 शुरू होने वाला है। 22 के चुनाव में भाजपा को जिताओगे क्या? अरे सुनाई नहीं पड़ता है, जिताओगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? 6 की 6 सीटें अयोध्या की जिताओगे क्या? योगी जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाओगे क्या? चुनावी मौसम के साथ अब कोरोना भी रफ्तार पकड़ता जा रहा है। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोहिया अस्पताल में कोविड सुविधाओं और ऑक्सीजन संयंत्रों के निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना की तीसरी वेव की आशंका को ध्यान में रखते हुए घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं सभी से अपील करूंगा कि कोरोना के नाम पर भय और दहशत पैदा करने की बजाय इसके प्रति सजगता और सावधानी के प्रति हम ज्यादा ध्यान दें तो अच्छा होगा। आपको बता दें कि यूपी में गुरुवार को कोरोना के संक्रमित 193 नए रोगी मिले। करीब 6 महीने बाद इतनी अधिक संख्या में मरीज मिले हैं। इससे पहले 27 जून को 222 मरीज एक दिन में एक साथ मिले थे। मित्रों, उत्तर प्रदेश के लोहिया संस्थान के डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल का मैंने आज निरीक्षण किया है। विशेषज्ञों के द्वारा जो 3rd वेव की बात की जा रही है, यद्यपि वह 2nd वेव की तुलना में खतरनाक नहीं है,
लेकिन सतर्कता और सावधानी की दृष्टि से आवश्यक है कि इसके बारे में हर प्रकार की व्यवस्था शासन प्रशासन के स्तर पर हो। और इसी दृष्टि से आज मैं यहां पर अचानक आया हूं देखने के लिए। सेकेंड वेव के दौरान ऑक्सीजन की क्राइसिस हुई थी, लेकिन थर्ड वेव में जो अभी तक देखा जा रहा है, हमारे पास लगभग 829 के आसपास कुल एक्टिव केस यूपी में हैं, जिसमें से 562 के आसपास जो पेशेंट हैं वह अभी तक केवल होम आइसोलेशन में है। तो वहीं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के आदेश पर आशाओं का लखनऊ में सम्मान किया गया। आशाओं का सम्मान एवं 80,000 मोबाइल फोन वितरण अभियान का शुभारंभ करते हुए योगी आदित्यनाथ ने सभी आशाओं को कार्य के प्रति समर्पित रहने का सुझाव दिया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि आज का ये कार्यक्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप समयबद्ध ढंग से अपनी उपलब्धियों को शासन के संज्ञान में ला देंगे तो शासन से मिलने वाला आपका मानदेय समय पर आपके पास पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर प्रदेश की सभी आशा बहनों को हृदय से बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। वहीं उन्होंने आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयासों से यहां 80,000 आशा बहनों को स्मार्टफोन वितरित किया जा रहा है। शेष 80,000 को दूसरे चरण में स्मार्टफोन उपलब्ध कराए जाएंगे। इस तरीके की बात योगी आदित्यनाथ ने कही है। प्रदेश के हमारे 59 जनपदों में एक मेडिकल कॉलेज है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश 33 नए मेडिकल कॉलेज बना रहा है। पीपीपी मोड पर भी 2 नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं और तेजी के साथ हम लोग इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, जिससे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के अंदर विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हर जनपद में एक जनपद एक उत्पाद की तर्ज पर एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज, यह हम प्रदेश के अंदर लागू कर सके। मुझे याद है जब कोरोना का पहला मामला आया था, उस दौरान प्रदेश के अंदर जब मैं देख रहा था कि प्रदेश के अंदर हमारे 56 यानी प्रदेश के अंदर 36 ऐसे जनपद थे जिसमें एक भी आईसीयू के बेड नहीं थे। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के सभी 75 जनपदों में हमारे पास आईसीयू के बेड मौजूद हैं और हर जगह वेंटिलेटर मौजूद है। यूपी में अब खुशबू में गाज गिरी है। जी हां, कन्नौज में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के यहां जीएसटी इंटेलिजेंस की छापेमारी के बाद अब कन्नौज के 2 बड़े इत्र कारोबारियों के यहां आयकर विभाग ने छापा मारा है। शहर के छिपटी मोहल्ला निवासी इत्र कारोबारी और सपा एमएलसी पुष्पराज जैन पंपी के घर और कारखाना पर आयकर विभाग की टीम छापेमारी है। हम आपको 4 तस्वीर एक साथ दिखा रहे हैं। कानपुर, कन्नौज, लखनऊ और हाथरस, इन जगहों पर आईटी की छापेमारी पड़ी है। आपको बता दें कि पुष्पराज जैन ने समाजवादी इत्र बनाया था। पीयूष जैन के यहां छापेमारी के दौरान उनका नाम उछाला था। वहीं इत्र कारोबारी एस मोहम्मद याकूब के यहां भी आयकर विभाग की टीम पहुंची। आयकर विभाग की छापेमारी पुष्पराज जैन की कन्नौज, कानपुर, लखनऊ, मुंबई और आगरा के कई ठिकानों पर चल रही है। बात की जाए तो हाथरस में भी इनकी फैक्ट्री पर छापा पड़ा है। तो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, 4 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। आपको यह भी बता दें कि कई जगहों पर आयकर विभाग की छापेमारी पड़ी है, लगभग 50 जगहों पर। और कानपुर, कन्नौज, लखनऊ, हाथरस, यहां तक कि मुंबई तक में आयकर विभाग सक्रियता से छापेमारी कर रही है, कड़ी कार्रवाई कर रही है। तो कन्नौज में भी छापेमारी चल रही है, वहीं लखनऊ और हाथरस में भी छापेमारी चल रही है। तो हम इसके बाद चलते हैं, हमारे संवाददाता कन्नौज से जुड़े हुए हैं जगदीश, और उसके बाद हम अभिनव के पास भी चलेंगे जो कि लखनऊ से जुड़े हुए हैं। कानपुर से माफ करिएगा, हमारे साथ अभिनव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम जगदीश जी आपके पास आते हैं। कन्नौज में भी छापेमारी कार्रवाई चल रही है, आप जानकारी साझा करिए कि किस तरीके की कार्रवाई चल रही है। क्या कुछ अभी आईटी के हाथ मिला है, क्या कुछ बरामद हुआ है? जगदीश जी। आईटी की टीम अभी घर से निकली हुई है बैग लेके, जिसमें आईटी बोलने से इनकार किया है। कुछ बोला नहीं, आईटी की टीम दूसरी जगह पे चली गई है टीम। अभिनव, अगर बात की जाए तो कानपुर में भी कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई चल रही है। कानपुर से क्या बरामद हुआ है?
पर सुबह से ही पहुंच गई थी, लेकिन इसके दफ्तर में सुबह से ही ताला बंद था। करीब 3 घंटे बाद एक कर्मचारी वहां पर पहुंचा है, जिसके बाद उसने ताला खोला और आईटी विभाग की टीम अभी भी दफ्तर के अंदर मौजूद है और यहाँ और अन्य सभी चीजों की जांच अभी भी लगातार की जा रही है। जी अभिनव, अगर बात की जाए तो कन्नौज, कानपुर, हाथरस और उत्तर प्रदेश के साथ यहां तक कि मुंबई तक की भी टीम पहुंच चुकी है। यहां भी लगातार छापेमार कार्रवाई चल रही है। आखिर क्या कुछ निकाल सकते हैं? क्योंकि एक तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उन कहते हैं कि इत्र जो खुशबू का व्यापार है, लोगों को व्यवसाय मिलता है, लेकिन सरकार अब इन पर गाज गिरा रही है। दूसरी तरफ इन व्यापारियों के घर से मोटी रकम भी बरामद हो रही है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि इसके पहले इत्र कारोबारी पीयूष जैन के यहाँ छापे में इतना करोड़ों रुपए मिले, लगभग 200 करोड़ से ज्यादा की रकम कैश मिली, जिसके बाद लगातार डीजीजीआई की टीम ने कार्रवाई की। इसके बाद जब कड़ी से कड़ी रोटी गई, अब इनकम टैक्स की टीम भी सक्रिय हो चुकी है यूपी में और आज सुबह से ही सपा एमएलसी पुष्पराज जैन और कई इत्र कारोबारियों के यहाँ छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर इस पर कहा है कि जो भाजपा की सरकार है वो सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और इस तरह से सपा के जो एमएलसी हैं इनके यहाँ छापेमारी कार्रवाई की गई है। लेकिन इसी के विपरीत कानपुर देहात में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक भी पहुंचे हुए थे और इसी सवाल पर उन्होंने भी सपा पर तंज कसा है और उन्होंने साफ कहा है कि जिस पार्टी का सबसे ज्यादा रुपया है आखिर उसी को दिक्कत क्यों हो रही है। छापेमारी के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ भी बिल्कुल। अभिनव हमारे साथ बने रही। उससे पहले हम आपको बता दें कि कन्नौज में पुष्पराज जैन पंपी के यहाँ छापेमारी के बाद समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर बीजेपी पर हमला बोला है। हम आपको ट्वीट भी दिखा रहे हैं। सपा ने ट्वीट कर कहा है कि पिछली बार की अपार विफलता के बाद इस बार बीजेपी के परम सहयोगी आईटी ने सपा एमएलसी श्री पुष्पराज जैन और कन्नौज के अन्य व्यापारियों के यहाँ पर आखिर छापे मार ही दिए हैं। डरी बीजेपी द्वारा केंद्रीय एजेंसियों का खुलेआम दुरुपयोग यूपी चुनावों में किया जा रहा है। जनता सब देख रही है, वोट से इसका जवाब देगी। इस तरीके का ट्वीट आया है समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से। तो आपको बता दें कि एक तरफ लगातार जो सरकार है, आईटी है, वो कार्रवाई की बात करती है और आईटी विभाग अलग अलग लोगों को, अलग अलग व्यवसायियों के घर, उनके जो आवास है, उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनके घर छापेमारी कर रही है, मोटी रकम बरामद कर रही है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी पर यानी सरकार पर हमलावर हो रही है और बीजेपी पर प्रहार करते हुए कह रही है कि ये सिर्फ बदला लेने की राजनीति चल रही है। तो सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने इत्र कारोबारी और सपा एमएलसी पुष्पराज जैन के यहां हुई छापेमारी को लेकर क्या कुछ उन्होंने कहा है, हम आपको दिखाते और सुनाते हैं। जिस तरह से समाजवादी की रैली में जन सैलाब उमड़ रहा है, जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता, हर वर्ग की, हर धर्म की जनता रोड पे आ गई है उस समाजवादी के समर्थन में। वो यहाँ बदलाव चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ये भीड़ देख के घबरा गई है, परेशान हो गई है, बदमाश हो गई है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया है, तो अब भारतीय जनता पार्टी दूसरे हथकंडे अपनाना चाहती है। अब वो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के विदाई का मन बना लिया है। तो इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। समाजवादी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है। वहीं कन्नौज से हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जगदीश जी जुड़े हुए हैं। जगदीश जी, आप जानकारी साझा करिए, दर्शक सुनना चाहते हैं आपको। पंपी जैन का सामने घर है जहां से आईटी टीम की छापेमारी के बाद में 10 घंटे टीम छापेमारी करती रही। अभी टीम निकल के गई है। बैग लेके उसे पूछा गया, उन्होंने बताने से मना कर दिया है। कोई जवाब देने से उन्होंने इनकार कर दिया है। छापेमारी की टीम बराबर जारी। दूसरी जगह मलिक के यहाँ गई हुई है जहाँ पे टीम फिर सक्रिय हुई है और छापेमारी बराबर चल रही है। चलिए जगदीश, बहुत बहुत शुक्रिया। अभिनव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिनव, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है और समाजवादी पार्टी ने कहीं न कहीं बीजेपी पर हमलावर हुई है, लेकिन हम क्या उम्मीद लगा सकते हैं? कई घंटे छापेमारी का दौर चल रहा है, कई घंटे बीत चुके हैं, 4 से 6 घंटे हो चुके हैं, अलग अलग जगहों पर छापेमारी है। क्या हम वो तस्वीर भी देख सकते हैं जो हमें कानपुर से दिखाई दी थी, नोटों का बवंडर, जखीरा? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि सुबह से ही छापेमारी चल रही है। हालांकि कानपुर में जिस दफ्तर में छापेमारी की गई है उसका ताला ही लगभग 3 से 4 घंटे बाद खुला है। टीमें अभी अंदर हैं, सारे दस्तावेजों की जांच की जा रही है। लेकिन जिस तरह से आईटी विभाग ने इन कड़ी से कड़ी जोड़कर आखिर सपा एमएलसी के ठिकानों पर पहुंची है, तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि अगर कुछ भी वहां पर गड़बड़ मिलता है। बिल्कुल, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज में पूर्व निर्धारित प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोगों के यहां छापे तय थे। उन्होंने भाजपा पर सरकारी विभाग के दुरुपयोग का गंभीर आरोप भी लगाया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग तो बीजेपी की आदत सी हो गई है। यहां पर चुनाव होता है, जहां जहां चुनाव होता है वहां वहां छापा मारने की कार्रवाई चालू हो जाती है। उन्होंने भी कहा कि कन्नौज और पास का क्षेत्र समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा। बीजेपी का प्रयास यहां पर लोगों को परेशान करने का है। यहां पर इत्र का व्यापार सैकड़ों साल पुराना है, इससे लोगों को रोजगार और व्यवसाय मिल रहा है। सपा अध्यक्ष ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। सुनिए क्या कहना अखिलेश यादव का। कि इधर लगातार पिछले कई दिनों से और पिछले महीने से ये सूचनाएं आ रही थी कि समाजवादियों के ऊपर छापे पड़ेंगे। कई बार अखबारों में भी छोटी छोटी बड़ी बड़ी खबरें पढ़ने को मिलती थीं कि समाजवादी लोगों के यहाँ छापे पड़ेंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कानपुर, कन्नौज और लखनऊ समेत कई जिलों में आयकर विभाग की छापेमारी को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा गया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जो आजकल की छापेमारी हो रही है, अगर उसका सपोर्ट सपा नहीं कर रही है तो निश्चित ही चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों है। किसी कार्रवाई पर अगर एक भी शब्द उनके मुंह से निकला है तो यह मैं मानता हूं कि अभी मैंने सुना नहीं है, आप बता रहे हैं उसके आधार पर बोल रहा हूं, तो ये चोर के दाढ़ी में तिनके जैसा है। जांच की जो एजेंसियां होती हैं अगर वो कार्रवाई नहीं करती, ये थाने में छिपाया गया गरीब कल्याण के लिए जो पैसा 280 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है, ये कहां से बरामद होता है। समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल में जो भ्रष्टाचार किया है उसका खुलासा हुआ है, और जो छापे की कार्रवाई चल रही होगी, मैं जो आप बता रहे हो मैंने भी सुबह सुना है, वो छापे की कार्रवाई का अगर सपा स्वागत करने की जगह उस पर कोई भी बयान दे रही है तो दाल में कुछ काला। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 28 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट के फैसले के अनुसार शहरी क्षेत्रों में नजूल भूमि पर कब्जेदारों को 300 वर्ग मीटर तक फ्री होल्ड की मंजूरी भी दे दी गई है। वहीं प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम को समाप्त करने को मंजूरी दे दी है। अब विधानसभा में लेकर विधेयक समाप्त करने के लिए चारधाम देवस्थानम प्रबंधन निरसन विधेयक 2021 सरकार लाएगी। विधेयक आगामी विधानसभा सत्र में आएगा। पट्टे पर आवंटित पूरी नजूल भूमि को फ्री होल्ड कराया जा सकेगा। इसके लिए 9 नवंबर 2011 की कट ऑफ डेट तय की गई है। अजीत कांबोज हमारे संवाददाता देहरादून से लाइव जुड़ चुके हैं। अजीत, आज कहने की साल का आखिरी दिन है और आखिरी दिन में आज पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। कई अहम फैसले भी लिए हैं, मंजूरी भी मिली है। बिल्कुल, अगर उत्तराखंड कैबिनेट की बात की जाए तो लगभग 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर आज चर्चा हुई है और उनको मंजूरी देने का काम पुष्कर सिंह धामी सरकार ने किया है। साफ तौर पर साल के अंतिम कैबिनेट बैठक है, ऐसे में सरकार की भी कोशिश यही है कि आने वाले समय में उत्तराखंड की जनता को ज्यादा से ज्यादा तोहफे दिया जा सके और लगभग 10 दिन के भीतर प्रदेश में आचार संहिता लगना भी प्रभावी माना जा रहा है। तो उसको देखते हुए भी सरकार बड़े फैसले लेने का काम यहाँ पर करती हुई नजर आई है। उत्तराखंड में तमाम तरह की व्यवस्थाएं बनाने का काम सरकार कर रही है, जिसमें सीधे तौर पर कैसे छात्रों को लाभान्वित किया जा सकता है, इसको लेकर सीधे तौर पर अब नरेंद्रनगर विधानसभा में एक लॉ संस्थान खोलने की बात यहाँ पर हुई है। इसके अलावा अतिथि शिक्षकों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। विधवा और वृद्धा पेंशन में यहाँ पर इजाफा किया गया है। साथ ही एक मातृत्व अवकाश जैसी जो बात होती थी अतिथि शिक्षकों के मामले में, उनको भी देने की कोशिश यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से की गई है। अजीत, अगर बात की जाए तो जब सरकार यानी बीजेपी सत्ता पर आई उसके बाद से देवस्थानम बोर्ड की शुरुआत हो गई। लगभग 4 साल तक ये चला, उसके बाद 3 मुख्यमंत्री बदले और अब जब चुनाव नजदीक है अब सरकार ने यह फैसला ले लिया है कि देवस्थानम बोर्ड हटाया जाएगा। मंजूरी भी कैबिनेट से आज मिल गई है। हम इसको क्या समझ सकते हैं? जिस तरीके से विपक्ष लगातार हमलावर है कि सरकार चुनावी माहौल बनाई है, वो मुद्दे को यहां तक लेकर आई है क्योंकि चुनाव में उसको आना था और चुनाव में लोगों को कहीं ना कहीं दिल जीतना था।
बिल्कुल, चुनावी मौसम है तो ऐसे में सरकार की कोशिश भी यही है कि हर उस मुद्दे को छुआ जाए जो आने वाले चुनाव को प्रभावित कर सकता है और सरकार के खिलाफ जा सकता है। तो हम सब तमाम फैसले सरकार की तरफ से ऐसे लिए जा रहे हैं जो सीधे तौर पर फायदेमंद हो, फिर चाहे जनता के हित में फैसले लेने का काम हो या फिर कर्मचारियों को साधने की कोशिश हो। तो सरकार तमाम उन फैसलों को छूने की कोशिश कर रही है जो जनहित के हैं, सीधे जनता को इफेक्ट करते हैं। और आगामी चुनाव से पहले क्या कुछ तैयारियां सरकार की होगी ये भी सामने आ रही है। और आज साल की अंतिम कैबिनेट बैठक थी, 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव पर चर्चा हुई, मंजूरी हुई है। कई ऐसे फैसले थे जिनको लेकर सरकार विचार करेगी, तो इनकी संख्या भी लगभग आधा दर्जन के करीब है। तो सरकार बिल्कुल अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज देहरादून में नाबार्ड की तरफ से आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनार कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान कृषि मंत्री सुबोध उनियाल, सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत भी उनके साथ दिखे। ये कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किया गया था। वहीं कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि नाबार्ड ने 28,000 करोड़ से ज्यादा का बजट विकास कार्यों के लिए रखा है। सरकार ने मांग की है कि प्रदेश में सीमांत जनपदों के विकास पर नाबार्ड फोकस करे। साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद भी किया है। अंतिम दिन है और कल से हमारा जो कैलेंडर का नया साल शुरू होने वाला है। मैं सभी को, प्रदेशवासियों को, सभी इस आने वाले 9 वर्ष की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उस बजट के आधार पर बहुत सारी योजनाओं को घोषित करते हैं। मैंने भी सेमिनार में सभी लोगों से अनुरोध किया है, क्योंकि सभी प्रमुख क्षेत्रों में काम करने वाले लोग यहाँ पर आए हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग आए हुए हैं, कि सीधे सीधे जो हमारे सीमांत में रहने वाले हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हैं, आम आदमी, सामान्य आदमी, उसके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हमारी इन योजनाओं को, माननीय प्रधानमंत्री जी से यहाँ के लोगों का लगाव है और उनका विशेष लगाव है। तो उस लगाव को कल उत्तराखंड की जनता ने एकदम से सामने आकर माननीय प्रधानमंत्री जी को बताया कि पूरा उत्तराखंड आपके साथ है, पूरे उत्तराखंड के लोग आपको चाहते हैं। आप इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलेगी, खबर सामने आ रही है। राष्ट्रपति कोविंद और चुनाव आयोग से अखिलेश यादव मुलाकात करेंगे, तो आयकर विभाग की कार्रवाई की बात भी करेंगे, हस्तक्षेप की मांग करेंगे। तो कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर सकते हैं अखिलेश यादव, ये बड़ी खबर आ रही है। और इससे पहले हम अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनाए थे, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं और इस बार अखिलेश यादव जो लगातार कार्रवाई चल रही है और साथ में चुनाव को लेकर महामहिम से मुलाकात भी कर सकते हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। वहीं राजधानी देहरादून के एसएसपी और डीआईजी देहरादून जन्मय खंडूरी ने साल की शुभकामनाएं दी है और सभी से ट्रैफिक नियमों का पालन करके सुरक्षित तरीके से नए साल के आयोजन की अपील की है। डीआईजी देहरादून जन्मेजय खंडूरी ने कहा है कि पुलिस शाम से ही ड्यूटी पर अलर्ट मोड पर रहेगी। देर रात यदि कहीं कुछ हुआ तो पुलिस सख्ती से निपटेगी। वहीं देहरादून पुलिस ने नए साल की पूर्व संध्या के लिए यातायात प्लान जारी कर दिया है। पिछले दिनों क्रिसमस के मौके पर यातायात प्लान के बावजूद लोगों को जाम से जूझना पड़ा था। हालांकि इस बार प्लान थोड़ा हटकर है। पुलिस का दावा है कि ट्रैफिक जाम ना लगे, इसके लिए विशेष प्लान है, लेकिन प्लान कितना कारगर रहेगा ये आज शाम को ही पता चल जाएगा। दूसरे शहरों से आने वाले वाहनों से देहरादून का ट्रैफिक प्रभावित ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। वहीं बाहर से आने वाले यातायात को शहर से बाहर के रास्तों से निकालने का भी प्लान किया गया है। तो नए साल के जश्न में पर्यटकों की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है। नैनीताल, भीमताल और मुक्तेश्वर में पर्यटकों की भारी भीड़ दिखाई दी, जो नए साल का जश्न मनाने के लिए यहां पहुंचे हुए हैं। वहीं नैनीताल, मॉल रोड और झील में भी पर्यटक बोटिंग का लुत्फ उठा रहे हैं। लोग नए साल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू तो लागू ही है, साथ ही बाहर से आने वाले पर्यटकों से कोविड गाइडलाइंस का पालन भी करवाया जा रहा है। इसके अलावा हल्द्वानी नैनीताल रोड पर जाम के हालात पैदा न हो, इसको देखते हुए पार्किंग की व्यवस्था भी की जा रही है। चलिए इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहें जनता टीवी। नमस्कार।